पिताजी की मौत के बाद मैं माँ के साथ सोने लगी, मगर जैसे ही रात के 2 बजते माँ मुझे जूस लेने के लिए बाहर भेज देती और जब मैं जूस लेकर वापस आती तो माँ का कमरा बंद होता। मैं बाहर आंगन में ही सो जाती। एक रात नाटक करके मैं पहले से ही माँ के कमरे में छुप गई। जब माँ को लगा मैं बाहर हूँ तो माँ ने चुपके से अलमारी का दरवाज़ा खोला, मगर उस वक्त मेरी जान निकल गई जब वहाँ पर मैंने देखा कि आज भी मैं अपनी क्लास में सोती ही रही थी। बहुत दिनों से मेरे साथ यही हो रहा था। जैसे ही मेरी टीचर क्लास में आकर कुछ पढ़ाने लगती तो मुझे एकदम नींद के झटके लगने शुरू हो जाते थे। मैं बहुत कोशिश करती कि मैं ना सो, मगर मैं सो ही जाती थी। अब मेरी टीचर ने भी यह बात नोट करना शुरू कर दी थी कि जो लड़की क्लास में हमेशा फर्स्ट क्लास आती रही है, अब उसका ध्यान पढ़ाई की तरफ नहीं है। एक दिन मेरी टीचर ने मुझसे पूछ ही लिया, तुम्हारे साथ क्या परेशानी है? अब तुम पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं देती? टीचर के सवाल पर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं बोली, टीचर मुझे तो खुद नहीं मालूम कि मैं क्लास में क्यों सो जाती हूँ। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मुझे क्लास में नींद नहीं आए, लेकिन पता नहीं कैसे अचानक मेरी आँख लग जाती है। टीचर ने कहा कि तुम्हारे घर में कोई परेशानी तो नहीं है? मैंने नहीं में सिर हिला दिया और बोली, मेरे पिता का देहांत हो चुका है, मगर मेरी माँ ने घर का सारा इंतजाम खुद संभाल लिया है। मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। हमारे घर में किसी चीज़ की कमी, किसी बात का कोई टेंशन नहीं है। टीचर ने अपना सर हिलाया और कहा, ठीक है, तुम जाकर बैठ जाओ, लेकिन आगे से तुम ध्यान रखना कि क्लास में सोना नहीं। मैंने भी टीचर से वादा कर लिया, मगर फिर मैं अपने वादे पर पूरी नहीं उतर पाई। अगले दिन फिर मैं सो गई। तो मजबूर होकर मेरी टीचर से मुझे सज़ा भी मिलने लगी थी, मगर मैं क्या करती? नींद पर किसी का कोई जोर नहीं होता। कहते हैं कि नींद तो सूली पर भी आ जाती है। मेरा भी इस समय यही हाल था। आज मैं फिर से क्लास में सो गई तो मेरी टीचर ने कहा कि कल तुम अपनी माँ को स्कूल लेकर आना। यह बात सुनकर मैं घबरा गई थी कि माँ ना जाने मेरे साथ क्या बर्ताव करेंगी, लेकिन अपनी टीचर का मैसेज भी माँ को देना ज़रूरी था। मैंने माँ से कहा कि आपको मेरी टीचर ने स्कूल बुलाया है। मेरी बात सुनते ही माँ के माथे पर सिकन पड़ गई थी। क्या बात है शिवानी, तुमने स्कूल में कोई शैतानी तो नहीं की है? मैंने नहीं में अपना सर हिला दिया। माँ अभी भी मुझ पे शक की नज़रों से देख रही थी। कहने लगी, फिर तुमने ऐसा क्या किया है कि मुझे स्कूल में बुलाने की नौबत आ गई? कुछ तो ज़रूर किया होगा। मैं माँ से कहने लगी कि माँ, मैं कुछ नहीं जानती। टीचर ने आपको क्यों बुलाया है? हालांकि मुझे सब कुछ मालूम था कि टीचर ने माँ को इसलिए बुलाया है ताकि वह उन्हें बता सके कि मैं स्कूल में सोती रहती हूँ, लेकिन उस समय मैं अपनी माँ के सामने अनजान बन गई थी। माँ कहने लगी, शिवानी, तुम तो जानती हो ना कि मैं लोगों के घरों में काम करती हूँ, तभी तो मैं तुम्हें एक अच्छे स्कूल में पढ़ा रही हूँ, तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी कर रही हूँ। अब अगर मैं अपना काम छोड़कर तुम्हारे स्कूलों के चक्कर लगाने लग जाऊँ तो फिर हम कहाँ से खाएंगे? तुम अपनी टीचर से कहना कि मेरी माँ बीमार है, वह स्कूल नहीं आ सकती। आपको जो कुछ भी कहना है मुझे ही बता दे। मैं घर जाकर अपनी माँ को सारी बात बता दूंगी और फिर तुम कल आकर मुझे सब कुछ बता देना। मैंने सर हिला दिया था। मुझे खुशी हुई थी कि माँ स्कूल नहीं जा रही है। अगले दिन जब टीचर ने मुझसे पूछा कि तुम्हारी माँ स्कूल क्यों नहीं आई, तो मैंने टीचर से कह दिया कि मेरी माँ बीमार है। टीचर ने कहा कि जैसे भी हो तुम अपनी माँ को कल ज़रूर लेकर आना। उन्हें कहना है कि वह एक बार आकर मुझसे ज़रूर मिल ले। मुझे उनसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। आज फिर मैंने घर जाकर माँ को टीचर का मैसेज दे दिया था, मगर मेरी माँ ने फिर से कोई बहाना बना दिया। यह बात होते होते प्रिंसिपल तक पहुँच गई थी। उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और कहने लगी, शिवानी, तुम एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट हो। तुम्हारी तरफ से हमें कोई शिकायत नहीं मिली, तो अब तुम मुझे बताओ कि तुम 8th क्लास में आ गई हो और अच्छी खासी समझदार हो गई हो, तो फिर क्यों तुम्हारी तरफ से शिकायतें आने लगी है? जब तुमसे कहा जाता है कि अपनी माँ को स्कूल में लेकर आओ, तो वह भी तुम नहीं लेकर आती। मुझे बताओ, तुम्हें क्या परेशानी है? मैम, मेरे पिता का देहांत हो चुका है और मेरी माँ लोगों के घरों में जाकर काम करती है ताकि मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ा सके और मेरी सारी ज़रूरत भी पूरी कर सके। इसलिए वह स्कूल नहीं आ सकती क्योंकि उन्हें काम से छुट्टी नहीं मिलती। अगर वह ऐसे ही मालकिन की इजाज़त के बगैर छुट्टी कर लेंगी
तो वह उन्हें काम से निकाल देंगी। मैडम कहने लगी, अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारी माँ नहीं आ पाती तो समझो कि मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। मुझे बताओ कि क्या तुम्हें कोई परेशानी है क्या? कोई बात है जिसकी वजह से तुम ठीक से नहीं सो पाती? पूरी क्लास में तुम्हारा ध्यान कहाँ पर होता है? मैं बोली, मैडम पता नहीं क्या बात है, मुझे आजकल नींद बहुत आती है, जबकि मैं खुद पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं जागती रहूँ। मैडम ने सर हिला दिया और फिर कहने लगी, अच्छा मुझे बोलो, घर जाकर क्या क्या करती हो? मैं बोली कि मैं घर जाकर 2 घंटे आराम करती हूँ। उसके बाद मेरी माँ घरों के काम करके वापस आ जाती है और वह मुझे नींद से जगाकर ट्यूशन पढ़ने के लिए भेज देती है। उसके बाद मैं घर आकर टीवी वगैरह देखती रहती हूँ और फिर 9 बजे ही सो जाती हूँ। मैडम ने सर हिला दिया, फिर कहने लगी, अच्छा रात में कितनी बार उठती हो? तब मेरे दिमाग में एकदम से एक बात आई और मैं बोली, मैडम मेरी माँ मुझे रात में उठाकर जूस लाने को कहती है। मैडम ने हैरत से मेरी तरफ देखा। मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैडम ने कहा कि आपकी माँ को इस टाइम जूस की क्या ज़रूरत पड़ जाती है? मेरा तो दिमाग बिल्कुल खाली हो गया था, क्योंकि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। रात के इस पहर में बहुत ज़्यादा गहरी नींद में सोई होती थी। जब माँ मुझे उठा देती थी तो मैं नींद की हालत में जूस लेकर आती तो माँ का कमरा बंद मिलता था। रात बहुत ज़्यादा होती थी और मुझ पर भी नींद सवार होती थी, इसलिए मैंने कभी इन चीज़ों के बारे में सोचने की कोशिश नहीं की और ना ही कभी इस बारे में अपनी माँ से सवाल किया। मैंने जल्दी से मैडम से कहा, असल में मैडम मेरी माँ की तबीयत खराब रहती है तो उन्हें अचानक ही भूख लग जाती है, इसलिए मैं उनके लिए जूस ले जाती हूँ। मैडम ने कहा कि इन चीज़ों का कोई मतलब तो होगा, बिस्किट वगैरह खा लिया करे, इतनी रात में आपको ना जगाया करे। मैंने जल्दी से कहा कि मैडम मैं इस बात का हल ज़रूर निकाल लूँगी, आप बेफिक्र रहे। मैंने मैडम से वादा किया और अपनी क्लास में आ गई थी। अब मेरी नींद पूरी तरीके से उड़ चुकी थी। मेरा दिमाग माँ की तरफ लग चुका था कि वह मुझसे रात में जूस क्यों मांगती है। यह सवाल मुझे परेशान कर रहा था। जब मैं घर गई तो माँ अपनी ही सोचों में गुम बैठी थी। उन्होंने मुझसे यह भी नहीं पूछा कि आज मैं स्कूल नहीं आई तो तुम्हारी टीचर ने मुझसे कुछ कहा तो नहीं। मैं खुद ही माँ के पास जाकर बैठ गई और बोली, माँ आज भी मेरी टीचर मुझसे पूछ रही थी, तुम हर रोज़ क्लास में क्यों सो जाती हो? क्या रात में तुम्हारी नींद पूरी नहीं होती? माँ ने मेरी तरफ सवालिया नज़रों से देखा। तब मैं बोली, मैंने टीचर से कहा कि नहीं, मेरी नींद पूरी नहीं होती। माँ ने मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखा, मैं जैसे मैंने कोई अजीब सी बात कर दी हो। माँ कहने लगी, क्यों तुम्हारी नींद पूरी क्यों नहीं होती? मैं बोली, माँ आप हर रात मुझसे जूस मंगवाने भेज देती है तो मैं जाग जाती हूँ, इस वजह से मेरी नींद खराब हो जाती है। यह बात सुनकर माँ मुझे घूरने लगी थी, कहने लगी, अगर इतना सा काम तुझे बोझ लगता है तो मत किया करो। एक गिलास जूस फ्रिज से निकाल कर लाना होता है, इसका तुमने इतना बड़ा बहाना तलाश कर लिया। मैं परेशान हो गई थी, माँ की तरफ देखती रही। माँ कहने लगी कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इस स्कूल से निकाल कर दूसरे स्कूल में एडमिशन करवा दूंगी। मैंने तो यह भी सोच लिया था कि मैं यह मोहल्ला ही छोड़ दूंगी, नए मोहल्ले में घर लूँगी, तुम्हें इससे भी अच्छे स्कूल में पढ़ाऊँगी। तब मैंने हैरत से माँ की तरफ देखा और उनसे कहने लगी कि माँ हमारा खर्चा ही बड़ी मुश्किल से होता है, इन हालात में आप नया घर कहाँ लेंगी? माँ कहने लगी, यह तुम्हारा सरदर्द नहीं है, मुझे मालूम है मुझे क्या करना है और कैसे करना है। इतना कहकर माँ उठकर किचन में चली गई और मेरे दिमाग में ख्याल आया कि जब मेरे पति जिंदा थे तभी माँ पिताजी से अक्सर यही जिद करती थी कि मैं इस मोहल्ले में नहीं रहना चाहती, तुम मुझे किसी दूसरे मोहल्ले में लेकर चलो। मगर पिताजी हमेशा यही कहते थे कि मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए नया घर ले सकूं। मेरे पिता एक बैंक में जॉब किया करते थे, अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे, उसके बाद भी वह एक नया घर अफोर्ड नहीं कर सकते थे। मेरी माँ तो लोगों के घरों में काम करती थी, फिर वह कैसे एक नया घर लेने की बात कर रही थी? यह बातें मेरे लिए बहुत अजीब सी थी। मेरा दिमाग बहुत तेज काम करने लगा था, जैसे मैं एक ही पल में बड़ी सी हो गई थी। अब मैं हर चीज़ को बहुत गौर से देखने लगी थी, हर बात को समझने की कोशिश करने लगी थी। आज रात भी माँ ने मुझे नींद से उठा दिया। मैंने पूरी कोशिश की थी कि आज जल्दी से जल्दी जूस लेकर वापस कमरे में जाऊं ताकि मुझे बाहर ना सोना पड़े, मगर मेरी किस्मत ही खराब थी।
जब मैं वापस लौटी तो माँ कमरे को अंदर से कुंडी लगा चुकी थी। जब सुबह हुई तो मैंने माँ से कहा कि माँ, आपने मुझसे जो रात में जूस मंगवाया था वह आपने कब पिया? माँ मुझे गुस्से वाली नज़रों से देखकर बोली, तुम आजकल सवाल जवाब बहुत करने लगी हो। मैं बोली, नहीं माँ, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी, क्योंकि जब मैं जूस लेकर आई तो आपने कमरे को अंदर से कुंडी लगाई हुई थी और मैं इंतज़ार करते करते बाहर दरवाजे पर ही सो गई। कहीं आपका जूस बिल्ली तो नहीं पी गई ना, इसलिए पूछ रही हूँ। माँ हंसने लगी और कहने लगी, अरे पागल, मैंने वह कुंडी इसलिए लगाई थी कि मैं कपड़े बदल रही थी। तुम आकर एकदम दरवाज़ा ना खोलो। मुझे बहुत गर्मी लग रही थी तो मैंने कपड़े बदल लिए। कपड़े बदल कर जब मैंने दरवाज़ा खोला तो तुम दरवाजे पर ही सोई हुई थी। मैंने तुम्हें उठाकर बेड पर लिटा दिया और खुद जूस पी लिया। तुम्हें पता है ना, रात में मेरी तबीयत खराब हो जाती है तो मुझे जूस पीने की ज़रूरत पड़ती है और गर्मी भी लगने लगती है। हमारे पास अभी एसी नहीं है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्दी एसी लगवा लूँगी। अचानक से मेरी माँ बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी थी। उनकी बातें सुनकर मैं चुप हो जाती। हालांकि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे, फिर भी माँ ना जाने क्यों मेरी ऐसी बातें करती थी कि मुझे एसी लेना है, नया घर लेना है, मुझे यह चीज़ लेनी है, मुझे वह चीज़ लेनी है। अगले दिन जब मैं स्कूल से घर वापस आई तो माँ मुझे परेशान देखकर पूछने लगी, क्या हुआ, आखिर तुम क्यों परेशान हो? मैं कहने लगी, माँ, मेरी क्लास के काम के लिए लैपटॉप की ज़रूरत है। मेरी क्लास की सभी लड़कियों के पास लैपटॉप है, मगर मैं लैपटॉप नहीं ले सकती। आपने मुझे इतने बड़े स्कूल में क्यों डाला? आपको चाहिए था कि आप मुझे एक सरकारी स्कूल में डाल देती, जहाँ इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत ना होती। माँ कहने लगी, तुम भी किन बातों को दिल पर लेकर बैठ जाती हो? जल्दी से खाना खाकर तुम आराम कर लो। मैंने खाना खाया और सोने के लिए चली गई। माँ घर से बाहर चली गई। शाम को जब मेरी माँ ने मुझे आकर उठाया तो कहने लगी, तुम्हारे लिए मेरे पास एक सरप्राइज़ है। मैं बहुत हैरान हुई और सोचने लगी कि आखिर माँ के पास मेरे लिए कौन सा सरप्राइज़ होगा। मैं आंखें मलते हुए बाहर निकल आई थी। सामने ही तख्त पर एक बिल्कुल नए डिब्बे में बंद लैपटॉप रखा हुआ था। यह लैपटॉप देखकर ही मेरी नींद उड़ गई थी। मैं इस लैपटॉप को देखकर दंग रह गई। मैंने माँ से पूछा कि आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? माँ कहने लगी, तुम आम खाओ, पेड़ मत गिनो। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वह तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ। तुम्हें किसी बात की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं लैपटॉप देखकर इतनी खुश हो गई थी कि बाकी हर चीज़ भूल गई। मैं बोली, माँ, आप यहीं रहो, मैं अपनी दोस्त से लैपटॉप चलाना सीख कर आती हूँ। हमारे पड़ोस में ही मेरी एक दोस्त रहती थी। वह मेरी क्लास फेलो भी थी। इसके पास पहले से लैपटॉप था, इसलिए इससे लैपटॉप चलाना आता है, जबकि मेरे पास आज ही आया है और मुझे चलाना भी नहीं आता है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं उससे मदद मांग लेती हूँ। मैं जब अपनी दोस्त के घर गई तो वह मेरे लैपटॉप देखकर दंग रह गई। कहने लगी, माँ, ये देखो, यही वह लैपटॉप है जिसका मैं कह रही थी आप मुझे दिलवा दो। लेकिन पापा तो मेरे लिए गंदा सा लैपटॉप उठाकर लेकर आए हैं। मुझे तो इस कंपनी का ही लैपटॉप चाहिए था। पड़ोस वाली आंटी यानी मेरी दोस्त की माँ पास आकर मेरा लैपटॉप देखने लगी। कहने लगी, सच में यह लैपटॉप तो बहुत अच्छा है। वह मुझसे पूछने लगी कि यह तुम कहाँ से उठाकर लाई हो? मैं बोली, मेरा है और किसका होगा, मेरे लिए आज ही माँ लेकर आई है। आंटी ने मेरी तरफ बहुत हैरत से देखा और कहने लगी, तुम्हारी माँ के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? वह भी लैपटॉप खरीदती फिर रही है। मैं कहने लगी, आंटी, आप तो जानती है मेरी माँ घर घर जाकर काम करती है। हो सकता है उन्होंने अपनी मालकिन से पैसे लिए हो। वह हंसने लगी और कहने लगी, अच्छा, मेरा पति तो अच्छा भला कमाता है, तुम्हें तो मालूम ही है, वह एक ऑफिस में अच्छी पोस्ट पर काम करता है। मगर फिर भी हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम अपनी बेटी को तुम्हारे जैसा महंगा वाला लैपटॉप दिला सके। और फिर तुम मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हारी माँ सारा दिन घर से ही नहीं निकलती तो वह फिर कौन सा काम करती है? क्या घर में ही उसने कोई सेंटर खोल रखा है? मैं आंटी की बातें सुनकर बोली, नहीं नहीं आंटी, माँ काम करती है, वह बड़ी बड़ी हवेलियों में काम करने जाती है, दिन भर वही तो रहती है। वह कहने लगी, यह झूठ तुम कहीं पर जाकर बोलना। हम मोहल्ले वाले सुबह से तुम्हारी माँ को देखते हैं, वह अपने घर में ही रहती है और फिर रात को एक बड़ी सी काली गाड़ी आकर तुम्हारे घर के पास रुक जाती है।
मोहल्ले वाले भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा नाराज़ है। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि इन लोगों ने ठान ली है या तुम्हें और तुम्हारी माँ को इस मोहल्ले से निकाल कर ही रहेंगी, क्योंकि यह एक शरीफों का मोहल्ला है। यहाँ पर तुम लोगों की ऐसी हरकतें नहीं होने देंगे। और बेटी, तुम भी हमारे घर मत आया करो। यह ना हो कि मोहल्ले वाले हमारा भी जीना हराम कर दे। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। आंटी, यह कैसी बातें कर रही है? मैं बोली, आंटी आप यह सब क्या कह रही है? आंटी कहने लगी, अब तुम इतनी छोटी बच्ची भी नहीं हो, 8 क्लास में पढ़ती हो। 8 क्लास की लड़कियां तो शादी करके अपने ससुराल चली जाती है। मुझे पता है कि तुम भी अपनी माँ के साथ पूरी पूरी मिली हो, इसलिए यह इतना महंगा लैपटॉप उठाकर हमारे घर आ गई। अगर तुम शरीफ होती तो तुम इस लैपटॉप को देखकर अपनी माँ से सवाल जवाब करती कि आखिर उनके पास इतने पैसे कहाँ से आए, मगर तुमने कुछ नहीं कहा। इसका यही मतलब है कि तुम भी अपनी माँ के धंधे में बराबर की हिस्सेदार हो। मैं आंखों में आंसू लिए अपना लैपटॉप उठाकर अपने घर वापस आ गई थी। आंटी ने जो बातें की थी वह बहुत बुरी थी। उन्होंने मेरे और मेरी माँ के चरित्र पर उंगली उठाई थी और हमारे लिए धंधे का शब्द इस्तेमाल किया था, जो कि मैं किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। माँ ने जब मेरा रोता हुआ चेहरा देखा तो मुझसे पूछने लगी कि क्या हुआ है, तुम इतनी उदास क्यों हो? तो मैं बोली, माँ, पड़ोस वाली आंटी मुझसे पूछ रही थी कि तुम्हारी माँ के पास इतने पैसे कहाँ से आए, इतना महंगा लैपटॉप खरीद लिया। माँ कहने लगी, तुम इन लोगों की बातों को दिल पर मत लो। असल में मिर्ची तो इन्हें तब लगेंगी जब मैं नई गाड़ी ले लूँगी। फिर देखना इन लोगों के कैसे चेहरे उतरते हैं। यह बात सुनकर तो मैं और ज़्यादा परेशान हो गई थी कि आखिर माँ के पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं। अब आंटी की बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी। मेरा दिल बैठा जा रहा था कि कहीं वह जो कह रही थी यह सच तो नहीं था, लेकिन मैं यह बात किसी भी हाल में मानने को तैयार नहीं थी कि मेरी माँ के चरित्र में कोई खराबी है। खैर, मैंने भी सोच लिया था कि अब मैं दूध का दूध और पानी का पानी कर कर ही रहूँगी। मैं सारी सच्चाई जान कर ही रहूँगी। रात को फिर से माँ ने मुझे नींद से उठाकर जूस मांगा था। मैं जूस लाई, मगर फिर से मेरी आँख लग गई थी। आज जो राज मैं मालूम करना चाहती थी वह मैं नहीं पता कर सकी थी, लेकिन मैं हर हाल में सच जानना चाहती थी। इसलिए मैंने बहाना बनाया कि माँ, आज मेरी तबीयत खराब है, मैं स्कूल नहीं जाना चाहती। मैंने यह बहाना इसीलिए बनाया था, मैं देखना चाहती थी कि मेरी माँ हवेलियों में काम करने जाती भी है या नहीं। माँ ने जब मेरी बात सुनी तो घबरा गई और कहने लगी, तुम दवाई खा लो और स्कूल चली जाओ, तुम्हारी पढ़ाई का हर्ज नहीं होना चाहिए। मैं बोली, माँ, आज मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, इसलिए मैं नहीं जाऊँगी। माँ कहने लगी कि ठीक है, अगर आज तुम्हारी तबीयत खराब है तो आज मैं भी काम पर से छुट्टी कर लेती हूँ। अब मैं अपनी बीमार बेटी को छोड़कर काम पर तो नहीं जा सकती ना। मैंने माँ से कहा कि माँ, आप मेरी फिक्र न करें, आप आराम से काम पर जाइए, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ। माँ कहने लगी, नहीं नहीं, ऐसा तो नामुमकिन है। तुम बीमार हो और मैं काम करती फिरूँ तुम्हें इस हालत में छोड़कर जाऊँगी तो मुझे एक पल के लिए भी सुकून नहीं मिलेगा। तुम तो जानती हो कि तुम्हारे पिता के जाने के बाद तुम ही मेरा सहारा हो। जो कुछ भी हो मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो। मैं तुम्हारे लिए ही तो काम करती हूँ और पैसे जमा कर रही हूँ। मैंने सर हिला दिया, मेरी दाल नहीं गली थी। माँ ने मुझे उनका राज मालूम होने नहीं दिया था। आज वह सारा दिन घर पर ही रही और मेरा ख्याल रखती रही। वह मुझसे कहती रही कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, तुम्हारी दवाइयाँ लेकर आते हैं, लेकिन मैंने जाने से मना कर दिया और मैं बोली, मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊँगी। अब बस मुझे रात का बेसब्री से इंतज़ार था, क्योंकि रात को माँ मुझे जूस लेने भेजती, तभी मैं सारा राज मालूम कर सकती थी। रात को मैं गहरी नींद में सोई हुई थी जब माँ ने मुझे उठाया और कहने लगी, मेरे लिए फ्रिज से जूस लेकर आओ। और मैं बोली, ठीक है माँ, मैं लेकर आती हूँ। मैं इतना कहकर कमरे के दरवाजे से निकल गई थी। उसी समय मैं बाथरूम में चली गई थी और मैं जल्दी से दोबारा से कमरे में जाकर छुप कर बैठ गई। माँ को नहीं पता था कि मैं उन्हें चकमा देकर वापस कमरे में आ गई हूँ। माँ जब बाथरूम से बाहर निकली तो मैं जल्दी से कमरे के दरवाजे को कुंडी लगा दी थी और फिर उन्होंने जो किया उसे देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। माँ ने कमरे की खिड़की को खोल दिया था और किसी को इशारा करके कमरे में बुलाने लगी थी। यह बात मेरी बर्दाश्त से बाहर थी। इससे पहले कि मैं उनसे कुछ कहती तभी कमरे में एक आदमी आ गया
उसने खुद को सर से पैर तक काली चादर में छुपाया हुआ था। मैं उसको देखकर कहने लगी, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं बड़ी देर से तुम्हारे आने का इंतजार कर रही थी। मैंने शिवानी को भी कमरे से बाहर भेज दिया है। अब तुम्हारे जाने के बाद ही उसे कमरे में उठाकर लाऊंगी। मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो मुझे पैसे दे दो। मैं अपनी बेटी शिवानी के लिए नए कपड़े खरीदना चाहती हूँ। उसने बहुत से दिन गरीबी में गुजारे हैं। अब मैं उससे हर तरह की खुशियाँ देना चाहती हूँ। अभी तक उस आदमी ने अपने सर से चादर नहीं उतारी थी। मैं एकदम से खड़ी हो गई और बोली, माँ आप यह सब क्या कर रही है? आप मेरे बाप के साथ धोखेबाजी कर रही है। माँ मैं भूखी भी मर जाती तो आपसे कभी शिकायत नहीं करती। मुझे नए कपड़े, जूतों और पैसों की ज़रूरत नहीं है। मुझे आपकी हया की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप यह सब करेंगी। आपने यह सब कुछ क्यों किया? आपने एक गैर मर्द को हमारे घर में बुला लिया। इसका मतलब जो लोग मोहल्ले में बातें कर रहे थे, क्या वह सब कुछ सही था? कल भी मुझे आंटी ने कहा था कि रात के समय तुम्हारे घर के पास एक काली गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से कोई आदमी निकलकर तुम लोगों के घर जाता है। मोहल्ले के सभी लोग हमारे खिलाफ हो गए हैं। वह हमें इस मोहल्ले से निकाल देना चाहते हैं। आपने यह सब कुछ क्यों किया? मैं तो किसी से नजरें मिलाने के भी काबिल नहीं रही। अब हमें इस मोहल्ले से निकाल दिया जाएगा। क्या आपके पास कोई दूसरा ठिकाना है? बताइए मुझे, हम कहाँ जाएंगे? उसी समय इस आदमी ने अपने सर से चादर उतार दी थी। इस आदमी को देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वह कोई और नहीं बल्कि मेरा सगा बाप था, जिसका देहांत हो चुका था, जिसकी अर्थी मैंने खुद देखी थी। मैं बोली, पिताजी आप यहाँ कैसे? पिताजी कहने लगे, बेटी तुम्हारा बाप अभी मरा नहीं है, वह जिंदा है। लेकिन तुम यही समझो कि मैं जिंदा होकर भी मुर्दा हूँ। मैं अपनी मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकता। मैंने खुद को एक घर में बंद कर रखा है। रात के समय इसलिए निकलता हूँ कि कोई मुझे देख ना ले। और फिर मैंने तुमसे भी अपने जिंदा होने की खबर इसलिए छुपाई रखी थी। तुम अभी नासमझ नादान हो। कहीं तुम यह बात किसी और को ना बता दो। अगर तुम यह बात किसी और को बता देती कि तुम्हारा पिता जिंदा है, तुम हम तीनों जेल की सलाखों के पीछे होते। बस इसी वजह से मैं तुमसे लाख चाहने के बाद भी नहीं मिल सका। मेरी आंखों से आंसू आने लगे थे। मुझे अपने पिता से नफरत सी होने लगी थी। मैं बोली, पिताजी आपको शर्म आनी चाहिए। एक बेटी के सर पर उसके पिता का साया कितना ज़रूरी होता है, क्या आप भूल गए हैं? मैं हर समय आपके लिए रोती रहती थी और आपको याद करती रहती थी। मैं तो आपको भुला ही नहीं पा रही थी और आपने अपने आप को मुझसे ही छुपा रखा। आपके ऐसा करने के पीछे क्या वजह है? आप मुझे सारी बात बताइए। पिताजी की भी आंखों में आंसू आ गए। वह कहने लगे, मेरी और तुम्हारी माँ की शुरू से ही यही तमन्ना थी कि हम अपनी संतान को पढ़ाते लिखाते, उसकी हर ज़रूरत को पूरी करते, बल्कि उसके कदमों में फूलों के ढेर लगा देते। मैं एक बैंक में जॉब करता था। मेरी आमदनी इतनी नहीं थी कि मैं तुम लोगों के लिए एक बड़ा घर खरीद सकता, गाड़ी ले सकता या तुम्हें महंगे स्कूल में पढ़ा सकता। फिर मेरी यह तमन्ना थी कि मैं तुम्हें डॉक्टर बनाता। डॉक्टर बनाने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे और मुझे उम्मीद थी कि मैं आगे भी इतने पैसे इकट्ठे नहीं कर पाऊंगा। उन्हीं दिनों में मेरे बैंक में एक नया रूल आया था। पति पत्नी के इंश्योरेंस करवाई जाती है और पति पत्नी में से कोई भी इंश्योरेंस की पहले किस्तें जमा कराने से पहले देहांत कर जाता तो उसके दूसरे पार्टनर को इंश्योरेंस के पूरे पैसे मिल जाते। मैंने सबसे बड़ी इंश्योरेंस करवाई थी, जो कि 10 लाख की थी। मैंने 4 किस्तें भी जमा करवा दी थी। फिर मैंने और तुम्हारी माँ ने आपस में मशवरे से अपनी झूठी मौत का नाटक रचाया था। मैं जानता हूँ कि यह गलत है। मैंने जो कुछ किया वह भी ठीक नहीं था, मगर क्या करता। हालात ही इस तरह के थे कि हमारा गुजारा कम पैसों में नहीं हो रहा था और ज़्यादा मैं कमा नहीं सकता था। मैंने एक खुफिया कंपनी के साथ कांटेक्ट किया था जो हर तरह के फ्रॉड में मशहूर थी। मैंने उनसे कहा कि मैं अपनी मौत का झूठा नाटक करना चाहता हूँ, तो उन्होंने यह काम करने में पूरा साथ दिया था। उन्होंने ही मेरी मौत का सारा सीन क्रिएट किया और फिर सबसे छुपकर मेरी अर्थी को बदल दिया था। मैंने इन लोगों को इस काम के लिए पैसे दिए थे। उसके बाद मेरी मौत की वजह से ही तुम्हारी माँ को हम दोनों के इंश्योरेंस के 10 लाख मिल चुके थे और वह पैसे मेरे पास रखे हुए हैं। उन पैसों से हम दोनों
तुम्हारी ज़रूरत पूरी कर रहे हैं। मैंने अपने पिता से कहा कि पिताजी, यह सब बहुत गलत किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे पिता की आंखों में आंसू थे। वह कहने लगे, शिवानी, यह सब करके मैं कौन सा सुकून में हूँ। मैंने तो बस तुम्हारे लिए ही किया है, जो भी किया है। मुझे इस समय अपने माँ और मेरे पिता के चेहरे पर बहुत बेबसी नजर आ रही थी। मेरी आंखों से भी आंसू बहने लगे। मैंने अपने पिता के हाथ चूम लिया और बोली, आप बेशक कानून की नज़रों में गलत है, लेकिन मेरे लिए आप मेरे हीरो हैं। आपने जो कुछ भी किया मेरे भला सोचकर ही किया है। मैं कभी आपको इसके लिए इल्ज़ाम नहीं दूंगी। पिताजी खुश हो गए थे। इस मोहल्ले में मेरी और माँ की ज़िंदगी अब तंग हो चुकी थी, इसलिए हम इस घर में शिफ्ट हो गए जहाँ मेरे पिता पहले से ही रह रहे थे। मुझे शहर के बड़े स्कूलों में से एक स्कूल में एडमिशन मिल गया था। अब मैं फिर से दिल लगाकर पढ़ाई कर रही हूँ। मैं अपने माता पिता का डॉक्टर बनने का सपना हर हाल में पूरा करना चाहती हूँ। मैं और मेरी माँ तो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन इन सब के लिए मेरे पिता ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। वह हर समय अपने आप को छुपा कर रखते हैं। वह कहीं भी नहीं आ जा सकते। उनके पकड़े जाने का बहुत खतरा है। मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं अपने पिता का वीज़ा लगाकर हम पूरी फैमिली विदेश में शिफ्ट हो जाए, मगर ऐसा भी मुमकिन नहीं था, क्योंकि उसके लिए भी बहुत सारे पेपर्स की ज़रूरत पड़ती है। मुझे पता है कि मेरे पिता जो कुछ भी किए वह गलत किए। मेरे पिता कानून की नज़रों से जो बच गए थे, मगर वह घर में कैदी बनकर रह गए हैं, यानी वह अपने किए की सज़ा काट रहे हैं। इसलिए मेरा आप सब लोगों से यही मशवरा है कि कभी भी इस तरह का कोई काम ना करें, क्योंकि फिर ज़िंदगी मौत से भी बदतर होकर रह जाती है। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।